टोयोटा की फिलहाल सबसे एस्पिरेशनल गाड़ी इस ब्रांड की लैंड क्रूजर है, जो कि 2.5 करोड़ के प्राइस में आती है, पर इसमें आपको लग्जरी नहीं मिलती जो कि आप इस वाले प्राइस में एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए इस ब्रांड की एक लग्जरी सब डिवीजन है जिसका नाम है लेक्सस, जिसकी एलए सेडान में आपको एक्सट्रीम बढ़िया लग्जरी मिलती है और आपको एक्सट्रीम बढ़िया ऑपुलेंस मिलती है 2.5 करोड़ के प्राइस में। पर तब भी ये सारी गाड़ियां रोल्स रॉयस और बेंटली का जो ऑपुलेंस लेवल है उससे मैच नहीं कर पाती। पर इसके लिए इस ब्रांड की सेंचुरी आती है, जो कि इस ब्रांड की खुद की रोल्स रॉयस है, जापान की लॉती V12 है, जिसका V12 लिटरली एक एवेंटोडोर से बढ़िया साउंड करता है। हाँ, एक जापानीज सेडान में एवेंटोडोर से बढ़िया साउंड है। और इस गाड़ी को टोयोटा 60 साल से सेम बॉडी लाइन के साथ, सेम फैक्ट्री में, सेम वर्कर के साथ बना रहा है, पर तब भी ये गाड़ी कभी भी जो बेंटली और रोल्स रॉयस का ऑपुलेंस लेवल है उस पे आ नहीं पाई। और इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है, जिसके लिए अगर आप इस गाड़ी की स्टार्टिंग में चले तो इस गाड़ी की स्टार्टिंग होती है 1960s में, जब जापान की इकोनॉमी काफी एक्सट्रीमली बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। जापान में लोग काफी अमीर हो रहे थे, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे एस्टैब्लिश हो रही थी। तो इसलिए जापान में लग्जरी प्रेसिडेंशियल सेडान्स की डिमांड काफी बढ़ रही थी, मर्सिडीज एस क्लास या फिर रोल्स रॉयस फैंटम या फिर सान प्रेसिडेंट जैसी। तो इसलिए टोयोटा ने सोचा क्यों ना हम भी एक ऐसी गाड़ी बनाए अपनी जापानीज मार्केट के लिए, जो कि हमारे जापानीज भाइयों को केटर करे। और साथ ही में 1967 में टोयोटा के फाउंडर साकीची टोयोटा की 100th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली थी। तो इसलिए टोयोटा कुछ स्पेशल करना चाहते थे उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इसलिए 1967 में टोयोटा लॉन्च करते हैं अपनी टोयोटा सेंचुरी को, जिसका नाम सेंचुरी इसलिए रख दिया क्योंकि जो फाउंडर है उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो भाई काफी आसानी से नाम रख दिया टोयोटा वालों ने। और इस गाड़ी में 1970s में जापान की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आपको पीछे एक बड़ी स्क्रीन मिलती थी जब आपको घरों में स्क्रीन नहीं मिलती थी। आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती थी, वुलन इंटीरियर मिलता था, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती थी। और अगर आप गाड़ी की लुक्स देखें तो ऐसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़िया नहीं है, काफी नॉर्मल सी गाड़ी है जिसमें आपको नॉर्मल सी बॉडी लाइंस मिलती है, पर आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं पूरी बॉडी में। पर इसके पीछे भी एक रीजन था, जिसमें टोयोटा कहते थे कि जो भी बंदा रोल्स रॉयस लेता है या फिर एस क्लास लेता है उसे दुनिया को दिखाना होता है कि वो कितना पावरफुल है और कितना वेल्दी है। और जो बंदा सेंचुरी लेता है दुनिया को पहले ही पता होता है कि वो बंदा कितना पावरफुल है और कितना रिस्पेक्टफुल है। तो जो बंदा इस गाड़ी में घूम रहा है उसकी रिस्पेक्ट अपने आप ही बढ़ जाएगी, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली फिर इस गाड़ी की सेल डिसेंट होती है, पर फिर 1980s में जापान की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करने लग जाती है। कुछ ज्यादा बाहर का पैसा आने लग जाता है जापान में। जो बंदे की औकात 10 रुपए की है वो बंदा 50 रुपए कमाने लग जाता है। जो एसेट की वैल्यू 10 रुपए की है वो एसेट की वैल्यू 100 रुपए पहुंच जाती है। और जापान की इकोनॉमी एक बबल इकोनॉमी में आ जाती है, जिसमें हर एक चीज बहुत ही महंगी हो जाती है, हर एक बंदा कुछ ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो इसलिए वहां पे लग्जरी कार्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस गाड़ी की सेल डबल हो जाती है 4 साल के अंदर अंदर। पर दोस्तों, जापान के लोगों का पैसा अभी भी खत्म नहीं हो रहा था, उन्हें कुछ और बड़ा चाहिए था, समथिंग बिगर, समथिंग बेटर। और सब्सक्राइब बटन अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आप सब बना सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि जापान के लोगों का पैसा खत्म नहीं हो रहा था, तो इसलिए टोयोटा ने सोचा क्यों ना इस गाड़ी को और बढ़िया बना दिया जाए, थोड़ा और महंगा बना दिया जाए और थोड़ा और ऑपुलेंट बना दिया जाए। तो इसलिए टोयोटा इस गाड़ी का लिमोसिन वाला वर्जन लॉन्च करते हैं, जिसकी लेंथ 2 फीट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेंचुरी। और इसमें आपको पीछे वाली जो सीट है उनमें आपको बहुत ही तगड़ी स्पेस मिलती है, आपको और लंबा दरवाजा मिलता है पीछे वाला और आपको और बढ़िया लग्जरी मिलती है। एंड गेस व्हाट, इस गाड़ी की भी सेल कुछ ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और दोस्तों, जापान की बबल इकोनॉमी ज्यादा चल नहीं पाई और फूड गया बबल। और जो लोग थे जिनकी औकात 10 रुपए की थी पर कमा 50 रुपए रहते, वो दोबारा 10 रुपए कमाने लग गए। जो लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड कुछ ज्यादा गिर गई और ऑब्वियसली फिर इसलिए सेंचुरी की भी डिमांड कुछ ज्यादा गिर गई। तो इसलिए भी टोयोटा ने सोचा कुछ नया करते हैं और फिर 1997 में इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन को लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको लुक्स ऑलमोस्ट वैसी मिलती है जैसे फर्स्ट जनरेशन की है, लेकिन आपको थोड़ी बड़ा साइज मिलता है, आपको थोड़ी और बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है और आपको इंटीरियर में और बढ़िया स्पेस मिलती है। और अब आपको एक 5.0 लीटर का V12 इंजन मिलता है, जिसमें आपको 300 हॉर्स पर मिलती है और ये लिटरली वर्ल्ड का बेस्ट साउंडिंग V12 इंजन है। एवेंटोडोर, ला फरारी वगैरह कोई नहीं है इसके आसपास। और अब टोयोटा ने सोचा क्यों ना इस गाड़ी को बाहर की मार्केट में भी एक्सपोर्ट करे, क्योंकि जो जापानीज मार्केट है उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है, तो चलो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और इस गाड़ी की 100 लेफ्ट हैंड ड्राइव यूनिट्स को बनाया और यूरोपियन मार्केट में, जर्मनी में, यूके में और बाकी मिडिल ईस्ट में और अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू करा। और सोचो कितनी सेल हुई होगी, क्योंकि भाई टोयोटा की गाड़ी है, साथ ही में इतने बढ़िया लग्जरी है, तो एक्सपेक्टेड होता है ना बहुत बढ़िया सेल होगी। 100 में से सिर्फ 27 यूनिट बिकी, बाकी की 73 यूनिट्स अनसोल्ड रह गई। और टोयोटा का जो अपने एग्जीक्यूटिव्स है हर एक कंट्री के, उन्हें बांट नहीं पाती फ्री में, क्योंकि भाई कोई कस्टमर ही नहीं था इस गाड़ी का। और ये काफी लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो जापानीज अप्रोच है लग्जरी की काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन अप्रोच, जिसके बारे में भी बात करेंगे। पर फिर टोयोटा ने हार नहीं मानी और 2003 में इस गाड़ी का एक CNG वाला वर्जन लॉन्च करते हैं, V12 CNG। तो भाई आपने इंडिका में CNG देखी होगी, आपने नॉर्मल कार्स में CNG देखी होगी, i10 वाई10 में। आपको एक टोयोटा सेंचुरी V12 में CNG मिलती है जापान में। तो सोचो ये गाड़ी IGL कैसे स्टेशन में खड़ी हुई है CNG भरवाने के लिए, ओनर ऐसे बोनेट उठा के खड़ा हुआ है CNG भरवाने के लिए। नाउ दैट इज व्हाट जापानीज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। और फिर सेकंड जनरेशन के 21 साल बाद और 9,500 यूनिट्स बेचने के बाद टोयोटा इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन को लॉन्च करते हैं, जो कि अभी भी 60 साल पुरानी वाली जो फर्स्ट जनरेशन है वैसी दिख रही होती है, पर इसमें आपको थोड़े और एडवांस एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे आपको नई LED लाइट्स मिलती है, आपको थोड़ी और बड़ी ग्रिल मिलती है सामने। अब आपको नॉर्मल दिखने वाले साइड के मिरर्स मिलते हैं जो कि दरवाजों के ऊपर माउंटेड है, साथ ही में आपको क्रोम वाले व्हील्स मिलते हैं और बड़ा साइज मिलता है, LED टेल लाइट्स मिलती है। और इंटीरियर में आपको अभी भी लेदर नहीं मिलता, आपको वुलन क्लॉथ मिलता है, क्योंकि जापान में वूल को ज्यादा बढ़िया
ज्यादा लग्जूरियस माना जाता है एज कम्पेयर टू लेदर। और अभी भी इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है जैसे 60 साल पहले था। अभी भी इस गाड़ी को टोटली हैंडमेड बनाया जाता है, मतलब हाथों से बनती है गाड़ी। इस गाड़ी को सिर्फ 4 लोग पेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, जो कि सालों से पेंट कर रहे हैं। इस गाड़ी में साइड में जो एक शोल्डर लाइन टाइप है उसको सिर्फ एक बंदा बना सकता है और 60 सालों से एक ही बंदा बना रहा है। और टोयोटा ने इस गाड़ी की प्रोडक्शन को 50 यूनिट पर मंथ पे रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है ताकि ये ऐसे काफी बढ़ ना जाए मार्केट में और इसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। पर अगर आप तब भी देखें, काफी लोग कहते हैं कि ये गाड़ी टोयोटा की रोल्स रॉयस है, मैं भी कह रहा हूँ। पर अगर आप देखें ये गाड़ी उस लेवल की फिर भी नहीं है एज कम्पेयर टू जो रोल्स रॉयस है, क्योंकि अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो इस गाड़ी में आपको सही बढ़िया लग्जरी मिलती है, पर तब भी आपको वो वाली क्वालिटी नहीं मिलती जो कि एक रोल्स रॉयस में या फिर एक बेंटली में आती है। इसमें आपको थोड़ी चाइनीज कार वाला डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है और आपको प्लास्टिक के थोड़े बहुत बटन्स मिलते हैं। साथ ही में अगर आप पीछे आते हैं तो इसमें आपको तगड़ी स्पेस मिलती है, पर इसमें आपको वो लेवल की फील नहीं मिलती जो कि आपको बेंटलीज वगैरह में मिलती है, जो कि एकदम पॉलिश्ड लेदर का और बढ़िया बढ़िया मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होता है। पर ये गाड़ी सिर्फ एक अप मार्केटेड सेडान है जो कि थोड़ी और लग्जूरियस है एज कम्पेयर टू टोयोटा की दूसरी कार्स। पर ये भी इसके फेलियर का रीजन नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस अगर आप रोल्स रॉयस है और बेंटली से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/3 या फिर 1/5 है, तो इसलिए ये भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेनली दो है, जिसमें एक प्रॉब्लम है कि टोयोटा इस गाड़ी में कस्टमाइजेशन ऑफर ही नहीं करते कस्टमर्स को। और इस वाले प्राइस ब्रैकेट में कस्टमर्स को अपनी गाड़ी में एक्सेसिव कस्टमाइजेशन चाहिए होती है ताकि वो अपने आप को सेपरेट कर पाए बाकी सारी कार से। इस गाड़ी में आपको सिर्फ 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, आपको 2 इंटीरियर की थीम मिलती है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। ना तो इसमें आप अलॉय चूज कर सकते हैं, ना तो इसमें आप इंटीरियर का कुछ कलर चूज कर सकते हैं। बाहर वाले भी जो 4 कलर है एकदम बेसिक है, फॉर एग्जांपल व्हाइट है या फिर ब्लैक है। तो यार अगर मैं इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा हूँ, टोयोटा की सबसे एक्सक्लूसिव गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो थोड़ी तो मेरे पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होने चाहिए ना, ताकि मेरी गाड़ी कुछ अलग सी लगे और स्टैंड आउट कर पाए बाकी सारी सेंचुरी से जो कि रोड पे चल रही है। पर ये दिक्कत भी चलो फिर भी कम है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, टोयोटा ने इस गाड़ी को बनाते वक्त काफी एक जापानीज अप्रोच रखी है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड अप्रोच। और जो लग्जरी का मतलब है जापान में काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया में। कि फॉर एग्जांपल जापान के जो लोग हैं उन्हें सिंपलिसिटी पसंद है अपनी सारी चीजों में, वैसे एक्सट्रावेगेंट लोग नहीं है जो कि शाउट करते हैं कि वी आर रिच, सी हाउ मच गोल्ड आई एम वेयरिंग, या फिर कितना अमीर हूं मैं, मेरी गाड़ी देखो। उन्हें एकदम सिंपलिसिटी चाहिए, उन्हें बढ़िया क्वालिटी चाहिए, पर ये नहीं चाहते वो कि पूरी दुनिया देखे उन्हें और उनकी तरफ आंखें लगाए। पर वही अगर आप देखें जो वेस्टर्न ऑडियंस है, उन्हें चाहिए भाई कि मैंने अगर 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो लोगों को पता चले कि 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, आई एम द रियल बॉस, आई एम द रियल जी। उन्हें दिखाना लोगों को कि कौन अमीर है ज्यादा, किसके पास ज्यादा पैसा है। तो इसलिए अगर आप देखें जापान की अप्रोच एकदम अलग है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ऑडियंस, और इसलिए इस गाड़ी की कभी भी डिमांड बन नहीं पाई वेस्टर्न ऑडियंस में। और वेस्टर्न ऑडियंस को केटर करने के लिए जापान ने लेक्सस वाला ब्रांड खोला हुआ है। पर इस गाड़ी की एक अलग लेगेसी है जो कि इस ब्रांड ने प्रिजर्व करके रखी है। और मेरे ख्याल से अगर ये ब्रांड थोड़ा भी स्मार्ट है, जो कि ये ब्रांड ऑब्वियसली है, तो जो सेंचुरी ब्रांड नेम है उसको यूज करके एक लग्जरी एसयूवी को बना सकता है और पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट को केटर कर सकता है। क्योंकि आजकल एसयूवीज का बहुत ही ट्रेंड है, बस थोड़ी सी लग्जरी बना दो, थोड़ा सा एडिशनल कुछ डाल दो, लोग है भाई खरीदने वाले गाड़ी को। तो मेरी एडवाइस है टोयोटा को कि जो सेंचुरी वाला ब्रांड नेम है उसको यूज करके एक लग्जरी एसयूवी बना दो और बढ़िया बढ़िया पैसे कमाओ। पर अभी भी इस गाड़ी की जापान में काफी रिस्पेक्ट है, जिसमें लोग कहते हैं कि अगर एक टोयोटा सेंचुरी खुले में ऐसे पड़ी हुई है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, लोग इस गाड़ी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो अंदर झांक के भी नहीं देखने वाले कि गाड़ी के अंदर कौन है। क्योंकि जापान के जो एम्परर है और जो सारे रेसिडेंशियल टाइप लोग हैं उन सबके पास ये गाड़ी है, तो भाई ऐसी तो किसी और गाड़ी के पास रिस्पेक्ट नहीं है। और साथ ही में जो टोयोटा की सीईओ है, मतलब एक्स सीईओ आकियो टोयोटा, उनके पास इस गाड़ी का एक जीआरएस वाला वर्जन है जिसमें आपको स्पोर्टी अलॉयज मिलते हैं, आपको थोड़ी स्पोर्टी एक्सेंट मिलते हैं। और वैसी गाड़ी आपने देखी नहीं होगी पूरी दुनिया में, काफी कूल गाड़ी है, मुझे बहुत ही पसंद है। और पर्सनली मुझे ये गाड़ी बहुत ही पसंद है, मुझे सिंपलिसिटी बहुत ही पसंद है। और अगर आपको भी पसंद है सिंपलिसिटी तो कार हसल को सब्सक्राइब कर लो।